बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है क्लाइमैक्टेरिक चेंजिंग्स के बारे में। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे मीनोपॉज के बारे में बात की थी और आज मैं उसी की एक सेकंड एपिसोड के साथ आपके साथ सामने आई हूँ। क्लाइमैक्टेरिक का वर्ड हम मेडिकल में ही इस्तेमाल करते हैं फॉर द होल पीरियड्स के अंदर। हम ये कहते हैं कि डे वन से लेकर जब आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज आने लग गए और अब आप एक मीनोपॉज की एज की तरफ जा रहे हैं, उससे लेकर एंड ऑफ द डे यानी एंड ऑफ लाइफ तक इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, क्या क्या चेंज आपकी ज़िंदगी में आता है, उस चेंज को कैसे डील करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस सीरीज़ में बताने वाली हूँ। आज की एपिसोड में मैं आपको सिर्फ इन तब्दीलियों के बारे में थोड़ी डिटेल में बताऊंगी, कब कब क्या क्या हो सकता है। अच्छा, हो सकता है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो नंबर ऑफ सिम्टम्स की लिस्ट मैं आपको देने लगी हूँ ये हर औरत हर खातून को हो। होता ये है कि कुछ ख़वातीन के साथ कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ ख़वातीन के साथ कुछ दूसरे सिम्टम्स होते हैं, कुछ की शिद्दत ज़्यादा होती है, कुछ की शिद्दत कम होती है। ये सब कुछ डिपेंड करता है तीन चार बड़ी मोटी मोटी बातों पे। नंबर एक तो ये कि मैं जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से क्या लेकर पैदा हुई हूँ, यानी कि मेरे वालिदैन की तरफ से जो मुझे मिले हैं सेल, उनके अंदर क्या है। नंबर दो कि मेरी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, किस तरह के माहौल में हुई है, किस तरह की सिचुएशन में हुई है, और चीज़ों को हैंडल करना, उनको समझना, उन्हें ट्रेस करना और उनके लिए हल निकालना मुझे सिखाया गया है या नहीं सिखाया गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी खुराक। आपने बचपन से क्या, कैसी और कब खुराक, कितनी खुराक खाई है। चौथी तालीम, चौथी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी तालीम, कि आपकी तालीम ने आपको क्या सिखाया है, आपको क्या बताया है कि किस उम्र के क्या तकाजे हैं। अगर क्लाइमैक्टेरिक पीरियड की बात करूं तो बेसिकली ये एक ऐसा ट्रांजिशन फेज़ है या दौर है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि एक खातून के यहाँ अब बच्चों की पैदाइश नहीं हो सकती, या उसकी बॉडी अब ऐसी सिचुएशन में चली गई है जहाँ पे वो मज़ीद बच्चे पैदा नहीं कर सकती। लेकिन इसके अंदर ये नहीं होता कि अगर 40 साल की उम्र है तो उसमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, हो भी जाती है। ख़वातीन को 42 में भी हो जाती है क्योंकि उनके यहाँ पहले भी 3 या 4 बच्चे हैं, तो फिर डेफिनेटली उनके चांसेस बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लाजमी होगी, डिपेंड करता है हो रही है नहीं हो रही। तो इन सब सिचुएशन में हमें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझने की ज़रूरत है ताकि हमें पता चले कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग मेरी ये डिस्कशन आपको कहाँ से सूट करती है। ये टोटल दुरानिया तकरीबन 40 साल से शुरू होता है, 35 और 40 के दरमियान ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसीलिए हम इनको पढ़ते हुए 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 तो ये कि पेरीमीनोपॉज। पेरीमीनोपॉज फेज़ होता है 35 से 45 साल के दरमियान, ये 35 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स के दरमियान आपके साथ पेरीमीनोपॉजल सिम्टम्स आ सकते हैं। ये सिम्टम्स अर्ली सिम्टम्स भी कहलाते हैं। बहुत चीज़ें इसमें अभी ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई होती, बहुत सवेरिटीज़ नहीं होती, मेजर ऑर्गन्स और मेजर सिस्टम्स अभी इन्वॉल्व नहीं हुए होते, लेकिन कुछ चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस शुरू हो जाते हैं, नाइट स्वेटिंग, नींद का ना आना, नींद का सही तरह से ना आना, या नींद का डिस्टर्ब होना किसी भी तरह से। उसके बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, मेमोरी का वीक होना या मेमोरी के वीक होने जैसी कोई बात आपको लगना कि मैं भूल क्यों रही हूँ, अब पहले तो नहीं भूलती थी ये बातें। इसके बाद मूड स्विंग्स होना, जल्दी जल्दी चिड़चिड़ापन होना, बिला वजह बाद में आप उसको खुद सोचें उस बात को तो आपको हंसी आ जाए कि मैंने इस बात पे गुस्सा क्यों किया था। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा सर दर्द होना, इसके अलावा आपका खुद का कॉन्फिडेंस लूज हो जाना, ये सब चीज़ें आती हैं अर्ली सिम्टम्स के अंदर यानी पेरीमीनोपॉज के अंदर। इसके बाद तकरीबन 45 से 55 साल यानी 45 ईयर्स से लेके 55 ईयर्स के दरमियान दरमियान का जो टाइम होता है, इसमें तकरीबन आपके साथ ये होता है कि जब 12 महीने कंटिन्यूस मेंसेस नहीं आते तो इसको हम कह देते हैं कि नाउ ये आपका मीनोपॉज है। अच्छा, इसमें एक पैटर्न है जो मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे हो कि 12 महीने नहीं आए तो चलें जब आप फाइनल मीनोपॉज में चली गई।
ऐसा हो सकता है कि 2-3 माह रेगुलर आए, फिर 2-3 माह नहीं आए, फिर 2-3 माह रेगुलर आए, फिर 2-3 माह नहीं आए, लेकिन फिर किसी फेज़ में जाके 12 महीने जब कम्प्लीटली नहीं आए, तो फिर हम उसको मेनोपॉज़ कंसीडर कर सकते हैं। और सम टाइम ये ऐसा भी होता है कि 12 महीने कंटिन्यूस आने के बाद, 14 महीने कंटिन्यूस ना आने के बाद, कुछ और महीने लग गए, उसके बाद कोई 1 महीने ऐसा हुआ कि आपको साइकिल रिपीट हो गया, लेकिन उसमें भी हम इसको मेनोपॉज़ ही कंसीडर करते हैं। अब मेनोपॉज़ का जो फेज़ होता है, जैसे मैंने बताया 45 से 55 के दरमियान होता है, और इसमें हमने कंसीडर ये करना है कि 12 महीने अगर आपको साइकिल नहीं आया तो हम इसको मेनोपॉज़ डिक्लेयर कर देते हैं। इसमें सिम्पटम्स और इसमें कुछ अब सिस्टम्स इन्वॉल्व हो गए हैं और सिम्पटम्स कुछ की इंटेंसिटी बढ़ गई है। इसमें जो एक बहुत बड़ा सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है वो होता है हमारा यूरोजेनिटल ऑर्गन्स। हमारे जो पेट के निचले अज़ा हैं, जो कि हमारे पेशाब के सिस्टम को भी मैनेज करते हैं, और इसके अलावा वो अज़ा जो हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर आते हैं, वो सब अब सिम्पटम्स देना शुरू कर देंगे। मसलन अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स के बारे में, तो वजाइना में ड्राइनेस हो जाएगी, खुश्की बहुत ज़्यादा होगी जिसकी वजह से वहाँ खारिश होगी। यूरिन का कंट्रोल औरत के लिए मुश्किल हो जाएगा, उसको ऐसे लगेगा कि जैसे उसके निचले पेट में वज़न पड़ता है और उसको यूरिन करने में समटाइम डिफ़िकल्टी भी होगी। इसके अलावा जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पट्ठों के खिंचाव और पट्ठों की दर्द बिला वजह। वो कहेंगी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो आज आज के दिन तो मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि मुझे खिंचाव हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है, मुझे दर्दें क्यों हो रही हैं। तो वो जो ख्वाम-ख्वाह की दर्दें हैं वो आपको इस फेज़ में हो सकती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी स्किन पतली हो जाएगी। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बाल पतले भी हो जाएंगे और गिरने भी लग जाएंगे। नाउ बात करते हैं तीसरे फेज की। दिस इज द फेज जहाँ पे अब आप पोस्ट मीनोपॉज में हो गए हैं एंटर। पोस्ट मीनोपॉज का मतलब है कि आपको कंप्लीटली पीरियड्स रुक चुके हैं, अब आपको पीरियड्स हुए हुए कई माह और कई साल हो चुके हैं। अब इस दौरानिए के अंदर आपके जिस्म के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां आएंगी जहाँ पे आपको मेडिकल अटेंशन की भी ज़रूरत है, आपको प्रॉपर टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करने की भी ज़रूरत है, और आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसमें एक सबसे बड़ा मसला आएगा ब्लड प्रेशर का हाई होना। आप यहाँ बीपी के मरीज बन सकते हैं, नॉट ये कि आप बनेंगे, वो ऐसा नहीं है कि आप बन जाएंगे, इसके भी बचने के चांसेस हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम इनसे भी निकल सकते हैं। उसके बाद अगर आप बीपी के मरीज बनेंगे तो डेफिनेटली हार्ट इश्यूज भी आएंगे। हार्ट इश्यूज आएंगे तो कहीं लीवर कंप्लेंट्स आएंगे, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आएंगी, किडनीज की कंप्लेंट्स आ सकते हैं, और एज वेल एज आपकी आर्टरियल डिजीज़ हो सकती हैं। आपकी आर्टरीज जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगी, उनमें तनाव आ जाएगा और ब्लड फ्लो उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाएंगी। इसके बाद जो दूसरी बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारे जोड़ों के दर्द और जोड़ों की स्वेलिंग। ये कुछ ख़वातीन को होती है, कुछ को नहीं होती। कुछ के अंदर ये सेवेरिटी कम होती है, कुछ के अंदर इनकी सेवेरिटी या शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ भी हमें फर्दर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने देखा है कि बहुत कम ख़वातीन को इसके बारे में इल्म भी है, नॉलेज भी है, वो पता ही नहीं है। दिस इज़ द अबाउट बोन हेल्थ। हड्डी की जो सेहत है उसके बारे में अक्सर ख़वातीन कंसिडर ही नहीं कर पाती। ओस्टियोपोरोसिस जैसा मसला हो जाएगा। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि आपकी अपनी हड्डी जो है वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो उसे जब माइनर सी चोट आती है और माइनर सा झटका आता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और फ्रैक्चर हो जाता है। और ये हमारे यहाँ कहीं ना कहीं बहुत कॉमन केसेस देखने को भी मिलते हैं कि दादी थी, नानी थी, बड़ी तायम्मा थी, वो क्या हुआ बस इस तरह हल्की सी चोट आई है, हल्का सा वो गिरी है, हल्का सा वजन पड़ा है तो उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई है या उनकी पट की हड्डी टूट गई है। ये बहुत कॉमन देखने में मिलता है। हालांकि कूल्हे की हड्डी, पट की हड्डी ही हमारी हड्डियों में सबसे मजबूत तरीन हड्डी है, लेकिन यही वो हड्डियां हैं जिनकी जो ओस्टियोपोरोसिस है वो भी काफ़ी तेज़ी से होती है। तो अब इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें फर्दर ये समझने की ज़रूरत है कि अब इनकी नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है। आपको कब से इन चीज़ों की तैयारी करनी है, किस उम्र से करनी है, इस सब के बारे में भी मैं फर्दर अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगी, ताकि आप जिस भी एज में हैं, जहाँ भी जिस भी उम्र में हैं, अगर आप पेरीमेनोपॉज से भी पहले के हैं, आप अभी यंग हैं, तो आप अपने मेनोपॉज की तैयारी किस तरह करें।
अगर आप पेरीमीनोपॉज में हैं तो आपने मीनोपॉज की तैयारी कैसे करनी है, और अगर आप मीनोपॉज में एंटर हो चुके हैं तो फिर आपने पोस्ट मीनोपॉज की तैयारी कैसे करनी है। तो बेसिकली ये वीडियो तमाम ख़वातीन के लिए है जो कि अपना गुड बाय कह रही हैं अपने रिप्रोडक्शन एज को, और वो एंटर हो रही हैं इस फेज़ के अंदर। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं फर्दर चीज़ें डिस्कस करूँगी, आपकी इन चीज़ों को, इन सिम्टम्स को कैसे मैनेज करना है, आपका डाइट प्लान क्या हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, अब आपको यहाँ पे अपने साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स के साथ क्या करना है, आपको रवैये कैसे सही करने हैं, आपको अपने घर के माहौल के अंदर क्या तब्दीली चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये फर्दर आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करते चले जाएंगे। मेरी कोशिश ये है कि इस सीरीज़ के ज़रिए आपको जितना पॉसिबल हो सके आपका ये फेज़ आसान से आसान तर बनाया जाए। और अगर कोई फर्दर मेडिकेशन की ज़रूरत है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।